नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की वीडियो ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी प्रश्न दिल्ली पुलिस, एसएससी, एचएसएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस यानी कि हर लेवल के किसी भी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो इनको किस आविष्कार के लिए ये पुरस्कार दिया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, जीन के संश्लेषण के लिए, यानी कि डीएनए खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, नेपेंथेस पौधा जो है वो कीटभक्षी है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो जो सीलियक रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, विटामिन बी 12 की कमी से ये होता है। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिकाओं में मौजूदा जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं में जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? यानी कि पादपों को लंबे समय तक उनके संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, इन विट्रो जीन बैंक ये तकनीक है। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो ये पर्यावरण से संबंधित जो सूचकांक है पहली बार, इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये 2002 में जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित है विरोधाभास की निम्न में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? यानी कि जो बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में गांव से शहरों की ओर जो पलायन होता है उसका विरोधाभास संबंधी मॉडल कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, हैरिस टोड्रो मॉडल। प्रश्न नंबर 8 है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में चित्रकारी की शैली दी गई है और सूची 2 में राज्यों के नाम है। तो कौन सी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी कि 4-3-2-1 है, मधुबनी, बिहार, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश और पटचित्र महाराष्ट्र और वारली ओडिशा से संबंधित ये चित्रकारी। प्रश्न नंबर 9 है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये पंचायती राज से संबंधित 3 कथन दिए गए, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? जो सही है वो बताना है। पहला, पंचायती समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 2 है, कथन 2 है बी, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी गलत है, 21 वर्ष है। तीसरा कथन है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 10 है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, समादेश। प्रश्न नंबर 12 है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये एक मौलिक कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये प्रावधान या मानक जो है तय करता है। प्रश्न नंबर 14 है,
इनमें से 4 युग्म है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें अनुसंधान संस्थान और शहर दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये गलत है। तीसरा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट और उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये गलत है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें इसको कालक्रम में लगाना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, 1432, यानी कि सबसे पहले रानीगंज, फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना सबसे लास्ट में हुई। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, राजस्थान में इनके भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, फिलिप वकर निम्न में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दिखाता है। प्रश्न नंबर 18 है, इसमें सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में ताप विद्युत केंद्र है और सूची 2 में राज्य है, तो कौन सा किस राज्य में वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी है, 2143, 2143, यानी कि कहलगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और कुडगी कर्नाटक में ये ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें 4 पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? पहला एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी, ये सही है। दूसरा है जे.एम. किन्स जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। तीसरा गुरनार मिर्डल एशियन ड्रामा, ये भी बिल्कुल सही पुस्तक है। चौथा है कार्ल मार्कस, ये गलत है, कार्ल मार्कस की पुस्तक जो है दास कैपिटल है। प्रश्न नंबर 20 है, अपसपा पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो जो अपसपा है इसका ऑप्शन डी है, ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, 1963 में। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो मुद्रा बाजार में किसको शामिल नहीं किया जाता? सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक पत्र भी है, ट्रेजरी बिल भी है, औद्योगिक विकास बैंक, ये इसमें शामिल नहीं होता। प्रश्न नंबर 23 है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, यानी कि कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी थी 2011 के अनुसार? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, 31.2%। प्रश्न नंबर 25 है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, रेखीय गति संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 27 है, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल जो है ऑप्शन सी, ये अर्धचालक होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड शामिल होते हैं जिसका पीएच मान 4.5 से कम हो, तो इसको कौन सी वर्षा कहते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, अम्ल वर्षा या एसिड रेन इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण निम्न में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, रेहोडियम। प्रश्न नंबर 31 है,
सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन सीए के उपयोग कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है, फास्फोरस। प्रश्न नंबर 32 है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अंडा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें पेडोलॉजी पौधों का सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन, ये गलत है, हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। बाकी सभी तीनों जो जोड़े हैं वो राइट हैं। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, जो आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, लिमेनेरिया। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 36 है, पंजाब के विलय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो जब पंजाब का विलय किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो पहला कथन है 29 मार्च 1849 को जर्नल की ओर से घोषणा की कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, ये सही है। महाराजा दिलीप सिंह ने सभी भारतीय प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये भी सही है। दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई, ये पेंशन जो दी गई ये कितनी दी गई, ये कथन गलत है, इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो सही नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना आरंभ किया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1889 के अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय इतिहास की कुछ घटनाएं हैं, इनका सही कालक्रम बताना है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, पार्लियामेंटो सुधार, ये 1909 में हुए थे, जलियांवाला बाग 1919, गांधी इरविन समझौता 1931 और अगस्त प्रस्ताव 1942, तो ये सही कालक्रम दिया गया है। प्रश्न नंबर 39 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी अनुशंसा की गई थी, किसने की थी, यानी कि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव पारित किया गया वो प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा, कांग्रेस ने इसको पास किया। प्रश्न नंबर 40 है, कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब बनाए थे, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 41 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, मातंगिनी हाजरा, इनको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, जिनका संबंध उड़ीसा से था। प्रश्न नंबर 42 है, दोस्तों इस चैनल पर जीके जीएस के काफी शानदार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो क्वेश्चंस हैं किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए जीके जीएस में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो प्रश्न नंबर 42 है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी की पुस्तक भी लिखी। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है, तो इसमें सैयद वंश के सुल्तानों का कालक्रम दिखाया गया है, तो उसमें हमें सही कालक्रम बताना है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 1 3 2 4 है, 1 3 2 4, यानी कि खिजर खान पहले पे, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिजर खान जो है सैयद वंश के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 44 है, रुद्रमा देवी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो बताना है या सही है। तो इसमें पहला, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग, देवगिरी के सेन शासकों को पराजित किया, ये गलत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 45 है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना होता था। प्रश्न नंबर 46 है, ये दो कथन दिए गए हैं, इनके बारे में विचार करना कौन सा सही है, तो इसमें
पहला कथन है, इल्तुतमिश ने सिजदा पैबोस की प्रथा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शनी के रूप में आरंभ की, ये गलत है। ये सिजदा और पैबोस बलबन ने शुरू किए थे। बलबन ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल मुद्रा प्रचलित की, ये भी गलत है। ये दोनों मुद्राएं इल्तुतमिश ने शुरू की थी। यानी कि दोनों में जो कथनों में काम दिए गए हैं वो पहले में बलबन और दूसरे में इल्तुतमिश होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, ना ही कथन 1 और ना ही 2 हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही काल अनुक्रम है? गुप्त काल में जो प्रशासन का विभाजन किया गया था वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, भुगति विषय वीथी ग्राम। यानी कि भुगति होता था प्रांत या राज्य, विषय होता था जिला, वीथी गांव का समूह और फिर नीचे गांव। ये प्रशासनिक प्रणाली थी ऊपर से नीचे तक। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? दोस्तों, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत और नागर शैली उत्तर भारत और वेसर शैली जिसमें दोनों का मिश्रण हो। तो इसमें ऑप्शन ए जो होयलेश्वर का मंदिर है ये दोनों शैलियों के मिश्रण से बना है। प्रश्न नंबर 49 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और एक्सेमेश्वर ये कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये प्रसिद्ध नाटककार थे प्राचीन काल में। प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका क्रम बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर लोकतंत्रात्मक। इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। धन्यवाद।